नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि एक बानगी तो अब धीरे धीरे देखने को मिल भी रही है। प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का कोई नेता हो, इस समय अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आज किसने क्या कुछ कहा है, आइए इसकी शुरुआत 24 की खबर में कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और यह भी कहा कि जब जब कांग्रेस सरकार आती है तब तब देश में आतंकवादी और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध और लूटपाट का राज चलता है। कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने यह कहा है कि बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ ये कह रहा है कि बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही संवारेगी। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। की रणनीति साफ है कि इस समय कांग्रेस को घेरो और सीधे सीधे जनता के मन में बिठाओ कि कांग्रेस की गलतियां क्या थी इतिहास में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा सियासी निशाना साधा और यह कह दिया कि भूपेश बघेल ने गंगाजल को हाथ में रखकर यहां शराबबंदी का वायदा किया था, लेकिन क्या हुआ? शराबबंदी तो बंद करना दूर, इन्होंने तो 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, छलावा किया, भ्रष्टाचार किया और आप लोगों की हत्या करने के बजाय आपको नुकसान कर दिया। शराब बंद करूंगा बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और उन्होंने 5 साल में 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया। जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ा निशाना साध दिया भूपेश बघेल सरकार पर। अब ऐसे में जवाब क्या होगा, देखने वाली बात है। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी चुनाव में जीत का दावा ठोक दिया है। उनके जिम्मेदारी बड़ी है। रमन सिंह को लगता है कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। रमन सिंह ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल को ईडी का डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि अपराध किया गया है। फेज 1 भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज 2 भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। भूपेश कह रहे हैं कि ईडी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब ईडी। अब भूपेश को डर ईडी का इसलिए है कि अपराध किया है। यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो दरअसल भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार छापेमारी कर रही थी। विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया तो सरकार में मौजूद कांग्रेस पार्टी ने भी इसको बड़े जोरों शोरों से केंद्र सरकार के खिलाफ लगाया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ जबकि दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जारी था। ऐसे में रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजीत पवार और साथ ही बीजेपी के नेताओं पर निशाना साध दिया और कह दिया कि जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा भी सीएम है, उनका नाम
शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में घुसने के बाद, धुलने के बाद सबके दाग साफ हो जाते हैं। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिटफंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए लगातार छत्तीसगढ़ में पहुंची और प्रियंका गांधी ने कह दिया कि गलती करोगे तो 5 साल भुगतोगे, सोच समझकर वोट देंगे तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश भर में महंगाई चरम पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं है, इसलिए कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लगातार अपील करती नजर आई प्रियंका गांधी। ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है। ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। किसी दो भाइयों को लड़ा दिया या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ा दिया जनता को, और उसमें से राजनीतिक फायदा लिया कि भाई देखो इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर सियासी प्रहार कर दिया और सवाल यह भी किया कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। सवाल महादेव ऐप को लेकर पहले भी उठे हैं। बीजेपी के नेताओं ने इसका जिक्र खुले मंच से भी किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए जनता के सामने भी ये सवाल दागा गया है। अनुराग ठाकुर को भी इस मुद्दे पर सुनिए। ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी। कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। और वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के राजस्थान के दौरे पर पहुंचे और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसभा को संबोधित किया। दरअसल अमित शाह ने यहां पर यह भी कहा कि अशोक गहलोत के प्रशासक उन्हें जादूगर कहते हैं। वो जादूगर तो है ही, उन्होंने जादूगर के साथ साथ और भी उपलब्धि हासिल कर ली है और बिजली गुल कर दिया राजस्थान की। गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, कुछ तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी। पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में हुई। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुटबाजी को लेकर अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की और ये कह दिया कि राजस्थान में कोई गुटबाजी का सवाल ही नहीं है। हर कोई एक साझा लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। सब मिलकर काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना भी है हमें कि राज्य में सत्ता में फिर से वापसी करनी है। तो मतभेद हर राज्य में होते हैं, छोटे बड़े चलते रहते हैं। अभी राजस्थान में कोई गुटबाजी की बात नहीं है। सब मिलकर हम काम कर रहे हैं। खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी का सानिध्य है, सब मिलकर काम करें। और मैं समझता हूँ कि माहौल आप देख भी रहे हो कि बीजेपी के अंदर फरीदी हो रही है आपस के अंदर। हमारे यहाँ तो सब एक है। सर एक आखिरी सवाल है, इससे कैसे आप पा पाएंगे सर? देखिए 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जब इलेक्शन में एक बार टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो स्वाभाविक है नाराजगी होती है। सबको टिकट तो एक ही होता है, 2 होते नहीं है। तो पहले अनुभव ये है कि लोग नाराज होते भी। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश भी पहुंचे थे, जहां सीधी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में हमारे
सेवा काल शुरू होने से पहले 10 साल जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल में जो सरकार चलाई है उसने आपकी सेवा में 10 साल में पूरे लगन से काम किया। के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है, ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहां सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूट। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर सियासी वार किया और यह कह दिया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 56,000 करोड़ रुपए ले लिए और ये कह दिया कि आपका 100 यूनिट बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी ऐसे झूठे वायदे बिल्कुल भी नहीं करती। आपके 56,500 करोड़ आपसे लिया और आपको कह दिया कि 100 यूनिट माफ कर रहे हैं, आप तो बहुत खुश, परंतु आपके एक जेब से तो लिया पैसा दूसरे जेब में डाल दिया, उनका कुछ नहीं गया, जो भी है वो सब आप ही का है। आप ही का पैसा इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया और आप खुश हो रहे हो कि देखो आपको बिजली मिल गई। कोई फ्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के, और आज मैं आ रही हूँ, डॉक्टर राम प्रताप हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, एक भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी के जेब में हाथ डाला। वसुंधरा राजे पर जिम्मेदारी बड़ी है और उसी को निभाते हुए कांग्रेस पर लगातार वार कर रही है। और वहीं कांग्रेस मार्च प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही है, लेकिन इसके बीच इंदौर दौरे पर जब वो पहुंचे तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी कटाक्ष किया, निशाना साधा, कह दिया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घोटाले और घपले में दूसरे राज्यों की सरकारों पर वो सब कुछ मर देते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। ये गांधी परिवार किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करता है? 2G घोटाला, 3G घोटाला। मध्य प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के काली पीपल विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों से एक ऐसा भारत बना है जिसके प्रति दुनिया में विश्वास मजबूत हुआ है। आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं, यानी इसका अर्थ है जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवराज शेर के समान भारी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। कांग्रेस का 55 वर्ष का कार्यकाल अगर एक और आप रख लेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और यह कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धारणा अलग है और हमारी धारणा अलग है और धारणा के आधार पर चुनाव लड़ने वाले लोग कभी बीजेपी का मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की थी और जैसे उनकी पहली सूची आई वो तो इतना दावा करते थे कि हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे, 32 दिन पहले कर पाए, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि भाजपा ने नहीं कहा लेकिन हमने 3 महीने पहले कर दिया। तो ये जो कांग्रेस है इसके पास ना तो कॉर्डर है और ना कोई विजन है। परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ने वाले लोग कभी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की थी। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को खूब खरीखोटी सुना दी गई है और कांग्रेस पार्टी के पिछले कार्यकाल को भी याद करके लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि कितने घोटाले घपले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित और आदिवासी का मुद्दा भी उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर लगातार बरस तो रहे, लेकिन ये भी याद दिलाया गया कि शासनकाल में कांग्रेस की सबसे बुरी स्थिति दलितों और आदिवासियों की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सबसे ज्यादा लाभ मेरे दलितों और आदिवासी भाई बहनों को हुआ है, ये भी पीएम मोदी कहते नजर आए। शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलितों की, आदिवासी की बस्तियों की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सबसे अधिक लाभ हमारे इस इलाके के नागरिकों को हुआ है। मेरे आदिवासी भाई बहनों को, गरीब भाई बहनों को, दलित बस्ती के लोगों को हुआ है। भाजपा सरकार 100% बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लक्ष्य के। पूरे देश में इन दिनों चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ की यात्रा की थी। अब उनकी इस यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया। अनिल विज का कहना था कि जब जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ लोग जनेऊधारी हो जाते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। और आजकल केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं जाके कि हम दिल्ली का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में तो 4 मंत्री अंदर हैं, अब उन प्रदेशों के कितने मंत्री अंदर होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार। हाँ, नहीं, अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। तो केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों पर सियासी निशाना साध रहे हैं अनिल विज, और अनिल विज ने साफ कर दिया है कि वो अपने विरोधियों को यूं ही छोड़ेंगे नहीं। और वही मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने यह कहा है कि सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है। हमें उम्मीद है कि हम सभी की सभी सीटें पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और फिर से सत्ता में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि हमारे पास पूरी तरह से बहुमत होगा। We hope that in order to form the government, it needs 21. We hope that we shall be able to get more than that, maybe 25 or more. That is our hope. And I believe that we will have a comfortable measure. अब 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन अब मिजोरम पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन 2 चेहरों की निगाह इसलिए 5 राज्यों का सेमीफाइनल आम चुनाव से पहले है। अब इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तो उसके बाद हौसले आम चुनाव के लिए बुलंद होंगे। और इसलिए मिजोरम के मुख्यमंत्री खुद ये कहते नजर आते हैं कि हमें 21 सीटों की जरूरत है और उम्मीद है कि हम इससे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत में आएंगे। मध्य प्रदेश के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और ये कह दिया कि जब आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का इतिहास पढ़ेगी तो कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर है, कांग्रेस को छूने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी सब देखेगी, पढ़ेगी। और जो बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। तो कांग्रेस पर यह बड़ा सियासी हमला है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्या कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की जनता से वोटों की अपील की और यह भी कहा कि हमने ये तय कर लिया है कि जीतने के बाद हम लगातार काम करते रहेंगे और अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो किसानों को सम्मान दिलवाने के लिए काम किया जाएगा। सोच रख के काम करने वाले लोग हैं, इसलिए अपने लोगों से हम निवेदन करने आए हैं कि अपना तो वोट देना ही देना, जो नाराज हो उन्हें मनाना, दूसरे लोगों का भी साथ लेना, सहयोग ले लेना। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, निवाड़ी विधानसभा जीतने के बाद और मध्य प्रदेश की सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में रुकने वाली नहीं है। हम लोग लगातार यहाँ पर काम करेंगे, लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कामयाब हो गए हैं, अगर मध्य प्रदेश में भी हम लोग कामयाब हो गए तो हमारे गरीब किसान और तमाम समाजवादी लोग। वहीं तेलंगाना चुनाव को लेकर एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया और यह भी कह दिया कि तेलंगाना में एआईएम के 9 उम्मीदवार जनता के वोट से दोबारा से एमएलए बनेंगे और तीसरी बार केसीआर की सरकार बनने जा रही है, यानी केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है। वो बादशाह अकबर के भी 40 अनमोल रतन थे, तो ये 40 अनमोल रतन को उतारे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर तेलंगाना में मंजलिस के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह आवाम के दुआ से, वोट से कामयाब होंगे, एमएलए बनेंगे और मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा दोबारा तेलंगाना की आवाम केसीआर को। क्या तीसरी बार भी ऐसा होगा, सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये डगर बहुत मुश्किल है, सब कुछ आसान नहीं है, विरोधियों की चुनौती भी है। लेकिन क्या उम्मीदवार एआईएम के जीतेंगे? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर सियासी प्रहार किया। अनिल विज ने कहा, केजरीवाल जी आजकल अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। केजरीवाल जहां भी चुनाव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, वहां कहते हैं कि उस राज्य में दिल्ली मॉडल को पेश करते हैं और दिल्ली मॉडल को लागू करेंगे, जबकि दिल्ली के 4 मंत्री जेल में बंद हैं और यहां के कितने मंत्री अंदर होंगे, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार चलाओ। वो आता है ना, तब ये कुछ लोग जनेऊ खरीद लेते हैं और कुछ लोग हाँ नहीं अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। और आजकल केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं जाके कि हम दिल्ली का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में तो 4 मंत्री अंदर हैं, अब उन प्रदेशों के कितने मंत्री अंदर होंगे? 2024 के चुनाव के पहले जाति का जनगणना का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। केंद्र की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बात करें तो सत्ता में गठबंधन की सरकार है। ऐसे में जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनगणना बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या फिर घट गई? काम हम लोगों ने कर दिया और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 20-21। अब जाति का जनगणना का जिक्र बार बार हो रहा है और साथ ही ग्वालियर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पर बोल रहे हैं, गरीब जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे हैं, मैं एक चाय वाला हूं। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठा जो लोगों को सहन नहीं हो रहा है। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए भी कहा कि तो फिर ये गरीब जनगणना क्यों नहीं करवा रही है सरकार? वो गरीब है, गरीबी की बात करते हैं तो गरीबों की भी जनगणना करवा दें। प्रधानमंत्री हम नहीं कर रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। मध्य प्रदेश में क्या आने वाले वक्त में समय से पहले उम्मीदवारों का ऐलान होगा? सवाल बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी हाईकमान से एक मांग उठाई। उन्होंने कहा कि समय रहते लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार घोषित हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताया और ये भी बताया कि मैंने ये बात CWC की बैठक में भी रखी थी। जो हमारी CWC की मीटिंग है, मैंने उसमें भी ये इशू उठाया था। मैंने पार्टी हाईकमांड से भी ये बात की कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय करें, जल्दी कैंडिडेट्स फाइनल करें ताकि हम फील्ड में निकलें और काम करना शुरू करें, क्योंकि हमारी
पहाड़ी स्टेट है, आना जाना भी बहुत कठिन है। और अब तो सर्दी का मौसम आ गया, कभी भी बर्फबारी हो सकती है, तो फिर वो उसमें भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था कि जल्दी इस पर निर्णय होना चाहिए। अभी मैं कुछ समय के बाद जल्दी दिल्ली जाऊंगी इसी विषय पे दोबारा बात करने के लिए, ताकि वो जल्दी फाइनल करें। बातों में जवाब होता है और जवाब मिल भी रहा है। फील्ड में तो अब भी उतर सकते हैं। जनता राह ताक रही है, कब आएंगे नेताजी? हिसाब भी तो पूछना है। हिसाब पूछिएगा, सवाल लिख कर रखिएगा, जवाब सीधे बताइएगा। नमस्कार।